दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हिंदी में। तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्वायरमेंट में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन जो अभी हाल ही के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से इन्हें देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलता है कि अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बहुत ध्यान पूर्वक इनको देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो साथ साथ उसे आप याद भी करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन, पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, समुद्र। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा महासागर। महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा चौथा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि मनुष्य कुछ शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो इस वजह से जो मांसाहारी होंगे वह द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे और जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। तो 4 वाला ऑप्शन सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। और ये जो 10% का नियम है यह दिया गया लिंडमैन द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन द्वारा 1942 में इसे दिया गया। उनके अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार ये है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुंचता है। तो इसे आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए प्लांट के पास 100% ऊर्जा है, तो जब जो हर्बीवोर्स होंगे तो इस 100% का केवल 10% ही हर्बीवोर्स के पास पहुंचेगा। फिर जो हर्बीवोर्स को खाएगा, यानी जो शाकाहारी जंतुओं को खाएगा, अब इन शाकाहारी जंतुओं का केवल 10% उस मांसाहारी पे जाएगा। इस तरह से केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसी को कहते हैं 10% का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्न में से किस एक जीव में उसका अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेक, सांप, मवेशी। तो डीडीटी का सांद्रण किस में सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सांप में। जो सबसे लास्ट का स्तर होता है उसी में सांद्रण सबसे अधिक दिखाई देगा। तो सांप जो है वह तृतीयक स्तर में आता है। तो इस वजह से डीडीटी का सांद्रण सबसे ज्यादा सांप पे दिखाई देगा। जो प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं उनमें सबसे कम, द्वितीयक वाले में उनसे थोड़ा अधिक, तृतीयक वाले में सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सांप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र,
भू रासायनिक चक्र, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी तथ्यों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह इनमें से किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया आंदोलन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न वृक्षों में से कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यूकेलिप्टस को, इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, सभी। तो इसका आंसर होगा ए, तालाब एवं दलदल। एक्चुअली स्थिर जल के आवास जो होते हैं वही लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं। आपने तालाब और दलदल को देखा, इसके अलावा झील, आर्द्र भूमि, जलाशय, इनको भी आप देख लीजिएगा। जलाशय, आर्द्र भूमि, तालाब, दलदल तो आपने देखा ही, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। झील भी आएगी इसी में, यानी जो स्थिर जल के आवास होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लैंटिक आवास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ओडम ने, रॉनकियर ने, कलीमेंट्स ने, अर्नीज ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा अर्नीज ने। कब किया? तो 1973 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, जल चक्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, वायुमंडल की नमी पर। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। वायुमंडल की नमी वर्षा की मात्रा को निर्धारित करती है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो सभी कर लिए होंगे इसका आंसर, कहते हैं वायुमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50% या फिर 78%। तो इसका आंसर होगा चौथा, 78%। यहाँ पर शुष्क लगा दिया है, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायु है क्या यौगिक तत्व मिश्रण,
विद्युत अपघट्य। तो आपको याद रखना है कि वायु एक मिश्रण है। तो कई बारी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कब हुआ था? तो 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, क्योटो में, रियो में, डरबन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, रियो डी जेनेरियो में। और अभी हमने देखा कि वही रियो डी जेनेरियो में 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, तो इन्हें आप अच्छे से देखते जाइएगा। बहुत चांसेस हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी इसका आंसर कर लिए होंगे। इसका आंसर होगा तीसरा, नैरोबी में। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। तो नैरोबी को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यूएनडीपी का मुख्यालय नैरोबी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईपीए का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एम्स्टर्डम में, केनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, एम्स्टर्डम में। कहाँ है ये? तो नीदरलैंड में। यहीं पर जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों,
प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उन्हीं उत्पादों को इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एम.जे. ब्रैडशा, एम. निकोलसन, आर.एच. विटेकर, डब्ल्यू.एम. एडम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा चौथा, डब्ल्यू.एम. एडम्स द्वारा यह लिखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो किसे इंगित करता है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा चौथा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? 1965 में, 1970 में, 1972 में, 1975 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा तीसरा, 1972 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, मैसूर, देहरादून, पानीपत। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है आपको बताना है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा चौथा, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। यह पर्यावरण से संबंधित संस्था नहीं है, बाकी ये सारी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? मेधा पाटेकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, नई दिल्ली में। यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, यानी किसके लिए दिया जाता है आपको बताना है। वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, झांसी में स्थित है। यानी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, यदि शॉर्ट में लिखें इसको तो NRCAF।
यह आपका झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक जानवर है शेर, जाइंट पांडा, हार्नबिल, सफेद भालू। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।